बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय अशोक जी, रश्मि जी, मणि जी, डबास साहब, डॉक्टर शालिनी गौड़, डॉक्टर राशि वर्मा, डॉक्टर नीरू भूषण, डॉक्टर शैली परवीन। मैं सबसे पहले तो अपनी प्रसन्नता व्यक्त करना चाहती हूँ। यहाँ आने की जितनी खुशी मुझे है शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। अशोक जी ने अपने वक्तव्य में वो बात का जिक्र किया, लेकिन मैं दोबारा से ये बताना चाहती हूँ, और संगीता जी जो बैठी हैं हमारे बीच में, वो खुशी इस बात की है कि मेरे बचपन के कुछ पल, कुछ समय यहाँ गुजरा है। और यहाँ के एक डायरेक्टर हुआ करते थे डॉक्टर माइकल, वो उनकी बेटी हमारी मित्र थी, और उनके घर में बरगद का पेड़, वहाँ झूले झूलना। और मैंने बॉटनी ऑनर्स भी किया है, वो शायद बहुत लोगों को पता नहीं है। ज़्यादातर लोग मुझे वकील के रूप में जानते हैं, और कुछ मुझे लगता है कुछ अपनी किस्मत होती है जो कोई रास्ते में खींच के ले जाती है। हो सकता है मैं भी यही होती, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें लाइफ में होती हैं कि आप किस समय क्या करते हैं शायद किसी को पता नहीं होता। तो एक इंसिडेंट कुछ ऐसा ही था कि आप जब संख्या गिन रहे थे और मैं रश्मि जी से बात कर रही थी, और उसमें हम लोगों की, मतलब 3 लोग इस मंच पर बैठे हैं जो एक ही कॉलेज की पैदाइश है। हम 3 लोग हिंदू कॉलेज से निकले हुए लोग हैं, और तीनों बॉटनी के लोग हैं। नहीं, 2 बॉटनी के, एक केमिस्ट्री ऑनर्स। और केमिस्ट्री के भी जो प्रोफेसर थे, प्रोफेसर जैन, उनको मैं याद कर रही थी, क्योंकि मैंने केमिस्ट्री की पढ़ाई, मेरा सब्सिडियरी होता था, लेकिन मैंने बिल्कुल ऑनर्स के मेन सब्जेक्ट की तरीके से उसकी पढ़ाई की थी। तो लेकिन पढ़ाई कभी वेस्ट नहीं जाती, वो तो सत्य है, और उसका उदाहरण मैं ही आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने पढ़ा क्या, किया क्या, आगे क्या किया। लेकिन आज जो प्रसन्नता है अपने लोगों के बीच में, अपने जैसे लोगों के बीच में आने की, वो शायद कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे सबके साथ एक आंतरिक संबंध जैसा लगता है, क्योंकि वही रास्ता हम लोगों ने अपनाया। वो सीता गीता वाली हालत कि बिछड़ गए मेले में, जिंदगी के मेले में, लेकिन फिर मिलना ही होता है। और आते ही जो आपके दरवाजे पर टेक्निक लगी हुई है, और वो रेफ्रिजरेशन टेक्निक, यानी जो कोल्ड और हॉट बॉडीज की हम 11वीं 10वीं में ब्लैक बॉडीज की पढ़ाई करते थे, उसका जीता जाता जागता उदाहरण है कि जो एनर्जी हम सूरज से गर्म, मतलब हीट की प्रॉपर्टी निकाल रहे हैं, उस हीट की प्रॉपर्टी को कंसोलिडेट कर कर हम कैसे कूलिंग कर रहे हैं, तो उसका जीवित उदाहरण, और जिसके माध्यम से कोल्ड स्टोरेज बनाया गया है, वो मुझे उसकी पुरानी पढ़ाई याद दिला रहा है। और आजकल मैं ऑब्सेस्ड हूँ एक चीज़ से, और पब्लिकली कहने में कोई शर्म नहीं है, वो है टेक्नोलॉजी एंड वुमेन। मेरी ऑब्सेशन आजकल इस सब्जेक्ट से है, और उसका कारण है कि मुझे लगता है कि अगर हम दुनिया का इतिहास पढ़ें, किसी भी सभ्यता का इतिहास पढ़ें, महिला सशक्तिकरण वहीं पर हो पाया जहाँ पर टेक्नोलॉजीज महिलाओं को अवेलेबल थी। क्योंकि हम लोगों के शरीर का जो अंतर है वो तो है ही ना, मतलब उससे तो कोई दो राय नहीं है। और शरीर के अंतर के साथ साथ हम सब यहाँ ज़्यादातर साइंस बैकग्राउंड वाले लोग बैठे हैं, तो केमिकल कॉम्पोजिशन का भी अंतर है। केमिकल कॉम्पोजिशन कैसे दिमाग को बदलते हैं वो भी हम सब जानते हैं, और निरुपमा जी की पोयम ने उस बात को कहीं ना कहीं साकार करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने कहा कि संवर्धन, संरक्षण, केयर, ये सब महिलाओं के अंदर नेचुरल है। हम बचपन से ये काम करते चले आए हैं, और अगर कृषि भी उन्हीं हाथों में जाएगी तो कृषि में भी बेहतरी होगी, क्योंकि चीज़ें बचाना, संजोना, रीयूज, रिसाइकल, ये सब एक नेचुरल हैबिट है। मतलब वेस्टफुल एक्सपेंस, फालतू का खर्चा नहीं किया जाता किसी भी स्तर पर पहुंचे। कुछ एक जगह पर हम लोग फालतू खर्चा जरूर करते हैं, पर अधिकतर नहीं करते। तो मजाक की बात के साथ ही मैं बहुत सीरियस बात भी कह रही हूँ कि जो भी आज की समस्याएं हैं, अभी उन्होंने जिक्र किया आर्मी में महिलाएं,
तो आर्मी में महिलाओं को जगह तो मिली, लेकिन उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण, जब आपको बंदूक चलानी है, टैंक चलानी है, जहाज चलाने हैं, तो महिलाएं बराबर से चला सकती हैं, यानी टेक्निकली साउंड सुपीरियॉरिटी है ही। कद काठ ही थोड़ा छोटा होगा, मगर दिमाग, बौद्धिक शक्ति तो बराबर है। और मुझे उसमें चार्ल्स डार्विन आज याद आ रहे थे बैठे बैठे, थियोरी ऑफ एवोल्यूशन में, जिन्होंने कहा था कि महिलाओं की बुद्धि, जो ब्रेन है, वो थोड़ा छोटा होता है। तो आज मैं उनको, या होते तो मैं उनको जरूर याद करती और बताती कि महिलाओं का ब्रेन बराबर होता है, शरीर भले ही छोटा हो। तो आज टेक्नोलॉजी ने ये प्रूव कर दिया है कि बौद्धिक शक्ति की तो कोई कमी नहीं है, मेहनत की कोई कमी नहीं है, इच्छा की कोई कमी नहीं है, उमंगों की कोई कमी नहीं है, और कोई ऐसा मुकाम नहीं है जो महिलाएं पाना नहीं चाहती या पा नहीं सकती। और जब महिला किसानों की बात आती है तो मैं अक्सर ये प्रश्न करती थी कि मैंने पूरे जीवन में स्कूल, कॉलेज, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एनडीएमसी, डीडीए, सब जाके मैं पहले उनसे कहती हूँ कि मुझे महिला मालियों की संख्या बताओ। हर जगह जाके मैं यही पूछती हूँ कि भैया माली कितने हैं आपके यहाँ पे? बोले जी 100 माली हैं। महिलाएं कितनी हैं? 2 हैं, 4 हैं, या नहीं हैं? और 2, 4, 5 भी वो केसेस हैं जो डेथ केसेस हैं, हस्बैंड की डेथ हो गई तो वो काम कर रही हैं। तो जो महिला कृषि करती है, जो महिला घर में खाना बनाकर बच्चों को खिलाती है, जो महिला बाकी देखभाल करती है, वो फल फूल पौधे क्यों नहीं लगा सकती? मुझे आज तक ये बात समझ नहीं आई। इसी प्रकार से प्लम्बर्स की संख्या, मैं हर जगह जाके ये बात पूछती हूँ कि भैया प्लम्बर कितने हैं? तो आता है एक भी नहीं है या एक है। कारपेंटर्स कितने हैं? तो कारपेंटर्स महिला नहीं है। तो मुझे फिर एक चीज समझ आई, मुझे समझ आया कि ये जिसको हम पुरुष प्रधान समाज कहते हैं, वो पुरुष प्रधान तो नहीं है, ये एक सिस्टम बनाया हुआ है। जैसे मैं, क्योंकि अभी राजनीति में हूं, तो मैं अक्सर सिस्टम्स पे काम करना, सिस्टम्स को समझने का काम करती हूँ कि यार ये चल क्या रहा है, ये सब हो क्या रहा है, तो इसमें सिस्टम क्या फिट है। तो मुझे रियलाइज हुआ कि जो सिस्टम है, वो सिस्टम ऐसा सेट किया गया है कि स्किल्ड जॉब्स या स्किलिंग महिलाओं के हाथ से ले लो। आप तो पूसा चलाते हैं, पूसा में आप होटल मैनेजमेंट भी सिखाते हैं। तो होटल मैनेजमेंट के अंदर जितने शेफ्स हैं, अभी कुछ महिला शेफ आई हैं, लेकिन महिला शेफ नहीं होकर के तो शेफ पुरुष होते थे अधिकतर, और आज भी शायद शेफ्स की संख्या पुरुषों की ज्यादा है। और यही अंतर है जो कि शुरू से लेकर आखिर तक अंतर पैदा करता चला जाता है। दैट मीन्स द नीड फॉर स्किलिंग वीमेन। तो जब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात आए तो मैं कहती हूँ छोड़ो भैया सशक्त हम खुद हैं, खुद हो जाएंगे, आप स्किल सिखाओ, आप काम की बात करो, आप बताओ, खरपतवार जानकारी दो, नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है, आप समझाओ कौन सा बटन दबाने से ट्रैक्टर चलता है, कौन सा बटन दबाने से हल कैसे खींचा जाएगा। अगर मेरे कंधे में जोतने की ताकत नहीं है तो बताइए, कोई और तरीका बताइए जिससे जुताई हो सके खेत की। अब पानी खींचे रोज रोज तो भैया पंचक्की लगाओ ताकि वो पानी पहुंचे। आपने आज एआई की बात की, मेरा जो अगला विषय है वो यही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर एवरीवन। एआई कोई इंजीनियर्स के काम की चीज है ऐसा नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी जितने गणमान्य अतिथियों ने और बाकी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स ने जानकारी दी, तो वो एआई का यूज कर रहे हैं ना, कि कब बिजली जाएगी और कब बिजली आएगी, कब पानी चलेगा, कब पानी बंद होगा, किस समय पर कितना ठंडा करना है, गर्म करना है, कितनी मात्रा में पानी डालना है, ये सब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ही चीजें हैं। और एक दिन जब प्रिसिजन इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, और वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि नेशनल फिजिक्स लैब भी इधर ही है, तो प्रिसिजन की जब बात आएगी, और एनपीएल से भी मेरा एक बहुत पुराना रिश्ता है। मैं 80 के शुरू के दशक की बात करती हूँ, 1982 के आसपास, जब होलोग्राम की बात बहुत लोग नहीं जानते थे, होलोग्राम की बात बहुत लोग नहीं करते थे, तो मेरा 11th का प्रोजेक्ट था होलोग्राम्स के ऊपर, और मैं एनपीएल आया करती थी उसके लिए। तो मेरा इस पूरे परिसर से बचपन का रिश्ता है, और इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता भी है, खुशी भी है कि
उम्र हम सब की बढ़ गई, सब कुछ हुआ, लेकिन जो यादें हैं, वो जो सफ़र था, उस सफ़र में बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें ये संस्थान का भी बहुत बड़ा योगदान रहा। तकरीबन 70%, 68% के आसपास लोग कृषि से जुड़े हैं। और आजकल क्योंकि मैं टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जब तक आप 68% लोगों की ज़िंदगी नहीं बदलोगे तो देश को समृद्ध कैसे बनाओगे। और 68% लोगों की ज़िंदगी अगर बदलनी है, जो खेती से जुड़े हुए हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनकी उपज के सही मूल्य उनको मिले, उनके लिए सही वातावरण मिले और उनकी उपज नाली में सड़े नहीं, इसका प्रावधान तो इस देश को करना होगा। और यही कारण है कि तीनों नियमों में जो बदलाव लाया गया। कल परसों एक नेता कुछ कह रहे थे फिशरीज के बारे में, मैम ने भी बताया कि कैसे किसान ने अपने घर, अपनी जोहड़ में मछली पालन किया और उससे अपनी आय को बढ़ाया। अभी तो जोहड़ लोगों ने भरना शुरू कर दिया और भर भर के उस जगह को खराब करना शुरू कर दिया। इसीलिए महिलाओं की जब बात आएगी तो संवेदनशीलता की बात आएगी, और वो संवेदनशीलता के साथ उन सब चीज़ों को हरित भी रखेंगी, उनको प्रयोग भी ठीक से करेंगी और उनको खराब होने से भी बचाएंगी। बहुत दुख होता है जब आप किसान की मेहनत की फसल, उगाई हुई फसल खराब होते हुए, सड़ते हुए देखते हैं। तो कोल्ड स्टोरेज के ऊपर 70 साल की आज़ादी में काम ना हुआ हो, ये दुख का विषय है। ये कोल्ड स्टोरेज जो संगीता जी ने बनाई है, मैं आज इस मंच के माध्यम से पूरे देश को और यहाँ बैठे हुए सभी लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस तकनीक को आप सब अपनाइए और जितनी सरकारें हैं वो इसी में मदद करें। जितने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो एमएलए हैं, एमपीज हैं, बाकी लोग हैं, जो भी अपने फंड के माध्यम से या किसी माध्यम से इस तकनीक को अधिक से अधिक प्रचलित करें। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन किसान की आय दुगनी करने में ये सबसे बड़ा जो एक उपयोग है वो साबित होगी। क्योंकि हमारी जितनी फसल है किसान की, उसमें से हम मात्र 3 से 5% जो है उसको पैक्ड फूड के रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं, बाकी सब सड़ के जाता है। और जब तक इनका हम आयोजन नहीं करेंगे, इन सब चीज़ों पे काम नहीं करेंगे, तो उसको आय कैसे दुगनी करेंगे। और जब किसान की आय बढ़ेगी नहीं तो आप 68% देश के लोगों को गरीब रखेंगे। तो इस सरकार ने, खासतौर पे मैं आज प्रधानमंत्री जी को इस मंच से धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं 2014 से पहले के बजट देख रही थी और मैंने क्या पाया, लोग बहुत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, लगातार झूठ बोलते हैं। और मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कैसे कोई नेता बन सकता है, जनता को अपना चेहरा दिखा सकता है, जो सुबह से शाम तक झूठ बोलता हूँ। मैं तो शर्म के मारे शायद गड्ढा करके उसमें सीता की तरह अपनी आहुति दे दूं जिस दिन पकड़े जाओ कि झूठ बोल रहे थे। क्योंकि झूठ बोलना एक बहुत पब्लिक लाइफ में बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि लोगों का आपके ऊपर विश्वास जिस दिन खत्म हो गया तो आप नेता नहीं रह सकते। और ऐसे में ये कहना कि ये किया वो किया, किसान के साथ गलत हुआ, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि 17,000 करोड़ का बजट था जी, 2014 तक कृषि बजट 17,000 करोड़ का था। आज वो बजट 1,31,000 करोड़ का है। आप कैसे कह रहे हो किसान के लिए काम नहीं हुआ। और किसी भी महिला किसान की अगर हम बात करें तो महिलाओं के लिए क्या चीज़ आड़े आती है। पहली चीज़ स्किल आड़े आती है, उनको मेहनती हैं, काम करती हैं, लेकिन उनको स्किलिंग नहीं है, वो ट्रैक्टर नहीं चलाती। चला सकती है एक अलग विषय है, लेकिन नहीं चलाती है, ये हम सबको मानना होगा। वो दराती इस्तेमाल करती है, लेकिन वो मशीन भी चला सकती है, क्यों नहीं चला सकती। वो पशुपालन करती है, लेकिन दूध वो नहीं बेचती है। वो कृषि करती है, लेकिन जमीन उसकी नहीं है। वो खाना बनाती है, लेकिन वो खाना बनाने के पैसे नहीं मिलते उसको, वो शेफ नहीं है। जब तक इन एनामलीज को, इन गलतियों को हम सुधारेंगे नहीं, तो महिला सशक्तिकरण की बात ही नहीं कर सकते। महिलाओं को सशक्त करना है तो हमको आइडेंटिफाई करना होगा, हमें देखना होगा कि दोनों के बीच में अंतर क्या है। और उस अंतर को जब तक हम बराबर नहीं करेंगे तब तक हम महिला सशक्तिकरण की बात नहीं कर सकते।
एक महिला बाल विकास मंत्रालय का एक मिशन है टू प्रोटेक्ट एंड सिक्योर विमेन गर्ल चाइल्ड। तो महिला तो बाद में बनेगी, पहले तो बच्चा पैदा होगा, और उस बच्चे को अगर हम जीवन ही नहीं दे पाए तो हमने देखा है कि जब आपका लिंग अनुपात, जेंडर रेशियो उल्टा सीधा होता है तो फिर बहुएं ही नहीं मिलती। बहुएं कहाँ से आएंगी जब बेटियां नहीं होंगी? बेटी ही तो बहू है, तो बेटी पैदा होगी तो बहू बनेगी। तो आपका लिंग अनुपात गड़बड़ाने की वजह से पूरे समाज के अंदर किस तरीके का कलह आता है वो सब हम सब की आंखों के आगे है, हम सब के सामने है। बच्ची पैदा हो गई तो उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, उसका खान पान ठीक होना चाहिए। डॉक्टर शैली जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि भोजन के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसकी क्षमता ताकत है, वही खत्म हो रही है। तो उसमें जो खत्म हो रही है उसमें भी बेटे को ज्यादा देना है, बेटी को कम देना है, दूध उसको मिलेगा उसको नहीं मिलेगा, खीर उसको मिलेगी उसको नहीं मिलेगी। इस तरीके के अभाव का जो प्रत्यारोपण है वो सिर्फ बच्चियों के ऊपर आएगा तो वो फिर सशक्त कैसे होगी, उसकी शारीरिक क्षमता कैसे ठीक होगी? और शारीरिक क्षमता ठीक नहीं होगी तो माता पिता का क्या सहयोग करेगी जो अपने लिए ताकतवर नहीं होगी? तो कहीं ना कहीं बच्चियां पैदा हों तो उनका संरक्षण भी बच्चों का बराबर किया जाए और महिला सशक्त वहां से शुरू होगी। उसके बाद पढ़ाई लिखाई है तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ किया, उद्यमिता है। हमारे बीच में नीरू जी का और कई ऐसे लोगों का उदाहरण है जिन्होंने बताया कि महिला उद्यमिता को बढ़ाना है। तो कृषि में अगर विकास करना है तो हमको कृषि के उत्पादों को भी, पैक्ड फूड वगैरह लोगों को लंबे समय तक मिले, उसमें वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल हो, महिलाओं को पैसा उपलब्ध कराया जाए, लोन्स मिलें, स्टार्टअप्स हों, तभी ये चीज़ें बदलेंगी। तो मुझे आज एक तो पर्सनल आत्मिक प्रसन्नता है यहाँ आने की, और दूसरी प्रसन्नता है कि जिस इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस में मैं आज खड़ी हूँ वो इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस सही शब्दों में सही काम कर रहा है और ऐसे तबके को साथ जोड़ने का काम कर रहा है जिससे लोग अभी तक अनभिज्ञ थे। लोगों को पता नहीं कि किसान महिला भी होती है। लोग किसान के रूप में पुरुष का ही चेहरा देखते हैं। उसके पीछे जो मतलब जब भी चेहरा आता है, यहाँ तक कि मेरे जैसे व्यक्ति को भी, तो चेहरा आता है पुरुष सर पे पगड़ी बांधे हुए हल जोतते हुए, महिला का चेहरा आता है सर पे पानी ढोते हुए या रोटी की पोटली ले जाते हुए, मगर खरपतवार निकालते हुए, सब्जी बीनते हुए, सामान उठाते हुए, छानते हुए, वो सब चेहरे नहीं आते हैं और वो उसके बिना किसानी नहीं है। तो इसलिए किसान के रूप में आपने महिलाओं को देखा और सिर्फ देखा नहीं, उनको सम्मानित किया। इसके लिए मैं संस्थान के जितने अधीक्षक महोदय से लेकर जितने प्रोफेसर्स, टीचर्स, स्टूडेंट्स, साइंटिस्ट, सब लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। इसी रास्ते से हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े रहें और सही मायने में देश को उन्नत करें, क्योंकि महिलाएं उन्नत होंगी तो परिवार उन्नत होंगे और परिवार उन्नत होंगे तो देश खुद ब खुद उन्नत हो जाएगा। देश की समृद्धि के लिए, देश के विकास के लिए महिलाओं की भागीदारी अति अनिवार्य है और उस साझेदारी भागीदारी को आगे बढ़ाते हुए इस संस्थान के प्रति हर व्यक्ति जो इस संस्थान से जुड़ा हुआ है, आप सबके प्रति हृदय से आभार। जय हिंद।